ये जो इलेक्शन आ रहा है जिसकी वजह से हमारे ऐसे लोग भी आपके बीच आए हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है कि ये आखिरी इलेक्शन था कि हमने हमेशा जब काम किया तो क्रेडिट नहीं लिया। इस बार हम क्रेडिट लेंगे। हम कम से कम यूपी के बारे में कह सकते हैं, यूपी में जो पत्ता पलटेगा उसमें मेरी कौम का सबसे बड़ा हाथ है। और 4 जून को मैं खड़े ऐलान से कहूँगा कि हमारी वजह से इस मुल्क का आइन बचा। कर्नाटका नहीं तो हमें जिंदगी देने का सहारा दिया। देखिए, बात तो हम लोगों ने अभी इसी बात पे गुफ्तगू हो रही थी। हमको एक नए लीडरशिप को उभारने के लिए ज़रूरी है कि अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करें, अपने वजूद को कायम करें। मैं इस बात का एहसास करता हूँ कि मुस्लिम क़यादत हो या मुस्लिम की इंटीग्रिटी हो, मुस्लिम आज हिंदुस्तान में बिल्कुल तने तना आसमान के नीचे खड़ा है। उसमें कसूरवार सियासी पार्टियां तो हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान खुद उसका जिम्मेदार है। हर कौम अपने कायद को बढ़ाती है और हम जो हैं वो अपने कायद को नहीं बढ़ाते। आप अंदाज़ा करिए, आप सोच सकते हैं मौजूदा निज़ाम में कि आपका कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है? ये तस्वुर हो सकता है? आपके यहाँ कोई होम मिनिस्टर बन सकता है? वो इस वजह से नहीं कि हमने अपने कायद की इज्जत ही नहीं करी है, अपने कायद के ऐब ढूंढे। अगर कायद को इस बात का एहसास हो कि उसके पीछे उसकी कौम खड़ी है तो उसकी जमात भी उसकी अहमियत मानेगी। मैं तो यूपी से आता हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। 2014 से पहले समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे आजम खां। मुलायम सिंह उनको हेलीकॉप्टर देते थे कि जाओ मुसलमानों का वोट लेके आओ। 14 के बाद जो मिजाज बना और मुसलमान बिखरा अपने वोटों को बिटाल के, कांग्रेस की मुखालफत में, कोई किसी की मुखालफत में, तो 19 के और 17 के इलेक्शन में मुलायम सिंह ने और उनके बेटे ने आजम खां को साइकिल भी नहीं दी। बिल्कुल स्टेज पे नहीं बिठाना। उन्हें मालूम था कि जाएगा कहाँ ये, किसकी गलती है। तो अगर हमने लियाकत अली खां की क़यादत समझ ली, वो मुनाज़ात की क़यादत को समझ लिया होता तो ये दिन देखने पड़ते। जब उस वक्त के गैर लोग नहीं समझ सके, वो बार बार ये कहते रहे कि मज़हब के नाम पे जो तुम तकसीम कर रहे हो, ता हयात तुम्हें हिंदू तासुब झेलना पड़ेगा। आप झेल रहे हैं नहीं झेल रहे हैं? आप मुझे बताएं कि आप अपनी हैसियत का अंदाज़ा करें। पिछले 100 साल में हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कोई आदमी निकला आपके पास जिसके लिए आप कह सकें कि इसने नोबेल प्राइज़ पाया था, ये एक बेहतरीन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, ये साइंटिस्ट था? कहाँ हैं हम? जब तक अपना तज़किया आप नहीं करेंगे, जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में आप तज़किया कीजिए। अब मुश्किल ये है कि आज के दौर में ये जो इलेक्शन आ रहा है जिसकी वजह से हमारे ऐसे लोग भी आपके बीच आए हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है कि ये आखिरी इलेक्शन है। और अगर इस इलेक्शन में भी आप बट गए और आपने मौका दिया उन लोगों को जो इस उनके आइन को बचाना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप नहीं खड़े हुए, तो ये तो हो सकता है कि मोदी बने, योगी बने, गर्दनें आपकी कटेंगी। मैंने अभी अपनी बात रखी थी आपके सामने भी, इसी बात के लिए कहा था कि हमने हमेशा जब काम किया तो क्रेडिट नहीं लिया। इस बार हम क्रेडिट लेंगे। हम कम से कम यूपी के बारे में कह सकते हैं, यूपी में जो पत्ता पलटेगा उसमें मेरी कौम का सबसे बड़ा हाथ है। और 4 जून को मैं खड़े ऐलान से कहूँगा कि हमारी वजह से इस मुल्क का आइन बचा। हर महली को, हर शहरी को, जिसने भी इसको बचाया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मैं यूपी में ये देख रहा हूँ, जितनी कौमें हैं, जाट बटा हुआ है, ठाकुर बटा हुआ है, गुजर बटा हुआ है, जो यूपी की कौमें हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, सब बटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ ऐसी गई है कि मुसलमान, मेरे ख्याल से जिस तरह से पहली पोलिंग हुई है और दूसरी पोलिंग अगर हो गई तो 7वीं पोलिंग तक यूपी में
बिल्कुल अचंभे क्लब इलेक्शन के कर्नाटका नहीं तो हमें जिंदगी देने का सहारा दिया। आपने जो पिछली बार कारनामा किया उससे हौसला बढ़ा, तो कर्नाटका को कोई कैसे भूल जाएगा? क्या पैगाम रहेगा? मैं समझता हूँ कि कर्नाटका के जो गयूर मुसलमान हैं और गयूर आवाम है, उसने जो जन्नातेदार तमाचा लगाया था वही नुस्खा लेके हम नॉर्थ में घूम रहे हैं, उसी नुस्खे के साथ। पीएम मोदी साहब कल यहाँ पर आए। देखिए, बौखलाया हुआ आदमी है वो इसी तरह की तो बातें करेंगे। उनके पास है क्या जवाब? तो उन्हें ये देना चाहिए था कि हमने 10 साल में ये कर दिया। तो वो तो उनके पास जवाब नहीं है। वो ये जो इस तरह के बयानात है ये घबराहट बता रहे हैं। इसको इस अंदाज से लीजिए, इस अंदाज से मत लीजिए कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई एक गैर पढ़ा लिखा आदमी इस मुल्क में काबिज हो गया है तो वो किस तरह की बातें करेगा? आप मुझे बताइए, अपोजिशन में मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, जैसा भी रहमान भाई ने कहा। हाँ, कांग्रेसी हूँ दिल से, मेरे माँ बाप भी कांग्रेसी रहे, लेकिन मैं आइडियोलॉजी को मानता हूँ। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो जो कमज़ोर होती गई, हमारी हैसियत भी गिरती गई और पार्टी भी गिरती गई। हमारी ऐसे लोगों की कोशिश ये है कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पर खड़ी हो, और वो मैं आज राहुल गांधी को देख रहा हूँ। अगर नहीं होंगे तो बदनसीबी है। वो तो खुल के ये बात कर रहा है। मैं उस पार्टी का मेंबर ना होकर भी आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जवाहरलाल नेहरू की शक्ल दिखाई पड़ती है। मुझे शिकायत कांग्रेस पार्टी से क्यों हो जाती है? जब कांग्रेस पार्टी से ये कहा जाता है कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो मैंने मुखालफत करी कि भाई ये कैसे हो गए? क्रिश्चियन माँ, पारसी बाप, कहाँ से ब्राह्मण हो गए? कांग्रेसी हमसे खफा हो गए। तो हमने यही कहा कि क्या ज़रूरत है राहुल गांधी को बताने के लिए कि उसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है? जवाहरलाल नेहरू का खून दौड़ रहा है। उसकी रगों में राजीव गांधी का खून दौड़ रहा है। उसकी रगों में उसकी माँ ऐसी शरीफ औरत, उसका खून दौड़ रहा है। हम उसी से तवक्को कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इसके बाद 24 में सरकार बदलने के बाद आपको मुस्लिम कौम को इस सेकुलर फैब्रिक को बनाने के लिए और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आप 4 दिसंबर के जून के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं है। आपके जो लोग जीत के जाएं उनके पीछे खड़े रहिए और उनसे कहिए हम यहाँ चांद सितारे मांगने नहीं आए थे, हमने उसकी तमन्ना नहीं की थी। हम यहाँ इज्जत के साथ अपने भाइयों के पास बैठने आए थे। हम आज यहाँ साबित भी करना है कि और आज हम यहाँ कहाँ बैठे हैं? अपने ही दर पे गुनहगारों की तरह बैठे हैं। तो हिम्मत मत हारिए, डरिए मत, हक लीजिए जिसका आईन ने आपको वक्त दिया है। हमने कभी भी, रहमान भाई माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, हमने ये नहीं कहा कि आप हमें माइनॉरिटी मुसलमान के नाम पर वोट दे दीजिए, रिजर्वेशन दे दीजिए। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर मुसलमान बैकवर्ड है तो एज ए बैकवर्ड मुस्लिम को वोट दे दीजिए। हम तो ये समझते हैं कि पूरी मुस्लिम कौम ही बैकवर्ड है। कोशिश की जाए कि मुसलमान को ये फाइनेंशियली, एजुकेशनली, अदरवाइज हम बैकवर्ड हैं, सबसे पीछे हैं।